इफ एन एवरेज पर्सन जॉग्स ही प्रोड्यूसेस 14.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मिनट कितनी एनर्जी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो 14.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी। दिस इज रिमूव्ड बाय इवेपोरेशन ऑफ स्वेट। ठीक है, स्वेटिंग होगी और फिर स्वेटिंग का इवेपोरेशन होगा, स्वेट का इवेपोरेशन होगा, उस इवेपोरेशन में ये जो हीट है वो कंज्यूम होना शुरू हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ स्वेट एवोपरेटेड पर मिनट कितना स्वेट एवोपरेट होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, 1 मिनट का टाइम है, पर मिनट हम खेल देख रहे हैं, तो 1 मिनट में कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो वो आपको दी है 14.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी। ठीक, और उससे कितना स्वेट एवोपरेट होगा, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल का फॉर्मूला लाएंगे। हीट कितनी है आपके पास, तो वो 14.5 इंटू 10⁻³ कैलोरी पर मिनट है। कितना मास एवोपरेट होगा वो आपको फाइंड करना, और लेटेंट हीट ऑफ एवोपरेशन दी है 580 इंटू 10⁻³ कैलोरी। ठीक, पर केजी, तो ये मास जो आएगा वो आपका केजी में आने वाला है। तो यहाँ से m निकालेंगे तो 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो m आएगा वो आपका आएगा 14.5 अपॉन 580। ठीक, तो आप ये डिवाइड कर लीजिए और ये आपको आंसर केजी में आपको मिल जाएगा। ठीक, ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, बाकी आप डिवाइड करोगे तब आपको आंसर मिल जाएगा। An ideal monoatomic gas undergoes a process in which its internal energy and density vary as, एक कोई प्रोसेस है मोनोएटोमिक गैस है, ठीक है, वो प्रोसेस ऐसी है ताकि इंटरनल एनर्जी और डेंसिटी का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। ठीक, अब आपसे पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन, इसका रेशियो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा। तो जरा पहले इसको थोड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है। तो U जो होगा वो होता है NCVT, और डेंसिटी जो होती है वो होती है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें तो अपने आप में कांस्टेंट होंगी, इसका मतलब जो इक्वेशन है वो T अपॉन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की है, और T अपॉन वी जो होगा कांस्टेंट, इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो प्रेशर कांस्टेंट की इक्वेशन है। आइसोबारिक प्रोसेस है, तो प्रोसेस यहाँ से पता लग गई कि प्रोसेस कौन सी है, वो आइसोबारिक प्रोसेस है। और आइसोबारिक प्रोसेस में आपसे पूछ रहे हैं डेल्टा यू अपॉन डब्ल्यू का रेशियो बता दो। तो डेल्टा यू तो वही होता है हर तरह की सिचुएशन में NCV डेल्टा टी, और जो वर्क डन होता है वो आइसोबारिक प्रोसेस में P डेल्टा वी कह लो या फिर NR डेल्टा टी कह लो। ठीक, गैस कौन सी थी आपकी, मोनो एटोमिक, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, N से N कैंसिल, मोनो एटोमिक का जो CV होता है वो 3R/2 होता है डिवाइडेड बाई R, तो इनका जो रेशियो आया है वो आपका 3/2 आया है। क्लियर, सो योर आंसर इज A पार्ट। The molar heat capacity in a process of a diatomic gas if it does a work of Q/4 when a heat of Q is supplied to it। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी पूछ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब हम Q हीट सप्लाई करते हैं तो Q/4 का वर्क डन होता है, डायटोमिक गैस है। ठीक है, तो Q का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो कितना हो जाएगा, वो होगा NC डेल्टा टी। ठीक, और फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो हीट सप्लाई की होगी वो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी प्लस वर्क डन में जाएगी, यही तो होगा। हीट कितनी सप्लाई करी है आपने, Q, डेल्टा यू कितना होता, तो होता है NCV डेल्टा टी, और वर्क डन कितना हुआ Q/4। ठीक, देखते जाना आप इसको, तो Q/4 को इधर लाएंगे तो Q माइनस Q/4 ये हो गया 3Q/4 इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी। तो Q कितना आ गया, तो Q आपका आ गया N टाइम्स 4/3CV डेल्टा टी, और Q की वैल्यू हम इस इक्वेशन से उठा के डाल देते हैं। Q जो होगा वो हमेशा कितना होगा, NC डेल्टा टी के बराबर होगा। C जो होगी उसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, N से N कैंसिल, तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी आ रही है वो 4/3 टाइम्स CV आ रही है, और CV क्या होगा, जो गैस है वो डायटोमिक गैस है, तो CV होगा 5R/2, तो CV की वैल्यू यहाँ पे होगी 5R/2। सो योर आंसर इज 10R/3, तो 10R/3 मिलेगी उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। सो योर आंसर इज C पार्ट। The amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of monoatomic gas from 20 to 30 at constant volume is H। तो जो H आपको दिया है, 1 मोल गैस है, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब CV की बात कर रहे हैं, मोनोएटोमिक है तो 3R/2 डाल देता हूं मैं,
और कितना टेम्परेचर बढ़ाया, 20 से 30 यानी 10 डिग्री सेल्सियस का बढ़ाया, 10 केल्विन का टेम्परेचर आपने बढ़ाया। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर क्या कह रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल ऑफ गैस, डायटोमिक गैस, फ्रॉम 20 टू 25, 20 से 25 तक बढ़ाना है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो वो कितनी चाहिए होगी। तो वो कहा कि चलो वो एच डैश है, तो एच डैश 2 मोल गैस है डायटोमिक का, तो डायटोमिक का जो डायटोमिक का जो Cp होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं ना ये, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो Cp जो होगा वो 7R/2 हो जाएगा। इनटू टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया है, सिर्फ 5 डिग्री बढ़ाया, तो ये पूछ रहे हैं ये कितना होगा। तो जो H है आपका, H आपका आ रहा है 15R, और जो H डैश है वो आपका आ रहा है 35R। तो अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें, H डैश अपॉन H कर दें, तो ये आ जाएगा 35/15, 5 से कैंसिल करेंगे तो 7/3 आ गया। सो H डैश इज इक्वल टू 7/3 टाइम्स H। ठीक, कौन सी गैस है, डायटोमिक, मोनोएटोमिक है, पॉलीएटोमिक, नॉन लीनियर, लीनियर क्या है, उसका CV कितना होगा, CP कितना होगा, गामा कितना होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। ठीक है, इंटर एनर्जी के फॉर्मूले क्या होते हैं, वर्क डन के फॉर्मूले क्या होते हैं, डेल्टा क्यू के फॉर्मूले क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तब थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही स्मूथ जाती है एकदम। अब अगर आप फॉर्मूलों के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल है फिर। PV डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA इज शोन इन ए फिगर, A से B से C से A। ठीक है, ये आपकी प्रोसेस है। एरो ये बहुत ही छोटे बने हुए हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इनको, इस तरह के ये एरो है। और करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहे हैं, एक एक करके समझते हैं सारे। ठीक है, जैसे पहला कह रहे हैं कि A से B प्रोसेस में जो हीट सप्लाइड टू द गैस है वो नेगेटिव होगी, मतलब ये है कि गैस हीट एब्जॉर्व नहीं करेगी, गैस हीट रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, तो जरा समझिए, A से B में वॉल्यूम कम हो रहा है, ढंग से देखते जाइए, A से B में वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो वर्क डन बाय द गैस नेगेटिव होगा। ठीक, दूसरी बात, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, यहाँ A पॉइंट पे P और V का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, B पॉइंट पे P और V का प्रोडक्ट कम होगा, तो P और V का प्रोडक्ट ही टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो A के लिए प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होगा, वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर है, ज़्यादा वॉल्यूम है। B पॉइंट के लिए प्रेशर भी कम है, वॉल्यूम भी कम है, तो A से B आने में टेम्परेचर भी कम हो रहा है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी का चेंज भी नेगेटिव है, और वॉल्यूम भी कम हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन भी नेगेटिव है। और फर्स्ट लॉ अगर हम लगाए हैं तो डेल्टा Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा U प्लस W। अब वर्क डन भी आपका नेगेटिव है, डेल्टा U भी नेगेटिव है, तो डेल्टा Q भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। अब सेकंड की बात करते हैं, B से C के बारे में पूछ रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के बारे में बताइए। तो B से C के बारे में तो सिर्फ आप मुझे इतना बताइए, B से C जाने में टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, B से C की प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, ढंग से सोचना, PV इक्वल टू NRT के बारे में, अगर प्रेशर कांस्टेंट करके वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव होगा, तो आपका B आंसर भी ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है फिर आंसर डी पार्ट आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 2 सही हो गए तो तीसरा भी सही होना चाहिए। ठीक, अब जरा पूरे तीसरे ऑप्शन में आते हैं कि पूरे प्रोसेस C से A से B, C से A और A से B का वर्क डन कह रहे हैं नेगेटिव होना चाहिए। तो जब आप देखिए, C से A जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम की प्रोसेस है, उसमें वर्क डन 0 होगा, और A से B में वर्क डन वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। तो C से A और A से B में नेट वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है आपका। सो योर आंसर इज डी पार्ट, ऑल ऑफ द अबव, सभी करेक्ट हैं। Two different ideal diatomic gases A and B are initially in the same state. A and B are expanded to the same final volume through adiabatic and isothermal process respectively. आराम से समझेंगे, पहले बनाएंगे डायग्राम। ठीक, ये है आपका प्रेशर और ये है आपका वॉल्यूम। ठीक, ए और बी दो डिफरेंट आइडियल डायटोमिक गैसेज हैं डिफरेंट, ठीक, बट दोनों डायटोमिक गैसेज हैं और दोनों की इनिशियल स्टेट सेम है, यानी इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम एकदम सेम होगा। ठीक, और दोनों को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ए को हम कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं, ए को एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से, और बी को एक्सपेंड कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस से टू द सेम फाइनल वॉल्यूम। ठीक, टू द सेम फाइनल वॉल्यूम, यानी इनिशियल वॉल्यूम अगर दोनों का V1 था, प्रेशर P1 था, ऐसी मान लेता हूं मैं, तो फाइनल वॉल्यूम दोनों का सेम होना है, फाइनल वॉल्यूम दोनों का V2 ही होना है, एक को एडियाबैटिक और एक को आइसोथर्मल।
तो ये कुछ इस तरह से जाने वाला है। ठीक, फिर से समझ लीजिए, अगर आप आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे हो और एडियाबेटिकली एक्सपेंड कर रहे हो, तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में प्रेशर तेजी से ड्रॉप होता है, क्योंकि वहाँ वी की पावर गामा गामा होती है, गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। तो जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वी की पावर गामा तेजी से बढ़ेगा और प्रेशर तेजी से कम होगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ढंग से। एडिया आइसोथर्मल में तो सिंपल है, पी इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर प्रेशर वॉल्यूम डबल करोगे तो प्रेशर आधा हो जाएगा। लेकिन एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी टू पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब अगर मैं वॉल्यूम को डबल करूंगा तो वी टू पावर गामा डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा, तो प्रेशर हाफ से भी कम हो जाएगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के एक्सपेंशन में, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होता है। तो ये वाला होगा आपका एडियाबेटिक और ये होगा आपका आइसोथर्मल। ठीक, ए है एडियाबेटिक, तो ये बनेगी ए गैस और ये बनेगी बी गैस। अब फाइनल प्रेशर जो है पीए और पीबी दिए हैं, तो इसका जो प्रेशर होगा वो पीए है और इसका जो प्रेशर होगा वो पीबी है। तो यहां से साफ समझ में आ रहा है किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, बी का प्रेशर ज़्यादा होगा, ए का प्रेशर कम होगा। तो पी ए इज लेस देन पी बी। पहली इक्वेशन ये बन गई। ठीक, अब जरा टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं। टेम्परेचर भी डिसाइड कर लो, दोनों का वॉल्यूम सेम है। ठीक, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो बी का प्रेशर ज़्यादा है तो बी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर में क्या इक्वेशन बनेगी, टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। ठीक है, टी बी इज ग्रेटर देन टी ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी ए। ठीक है, पी बी इज ग्रेटर देन पी ए एंड टी बी इज ग्रेटर देन टी ए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। इन द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए से बी से सी से डी से ए, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, पीवी ग्राफ दिया है। ठीक है, जो एरिया होगा ए बी सी डी का, वर्क डन ऑन द गैस होगा, एक स्टेटमेंट ये कह रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं जो एरिया है ए बी सी डी का, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड है। और तीसरा कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द साइकिल इज जीरो। तो पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट हो, तो पहली बात तो थर्ड तो करेक्ट ही है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है। दूसरी बात, अगर इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो है तो फर्स्ट लॉ अगर हम थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो जो नेट वर्क डन होगा, जो एरिया अंडर साइकिल होगा, जो नेट वर्क डन होगा, वही नेट हीट एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपका आंसर सेकंड भी सही है कि जो ए बी सी डी का नेट एरिया होगा वही नेट हीट एब्जॉर्ब के बराबर होगा। ठीक, लेकिन पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया कि इसका जो एरिया होगा ए बी सी डी ए का जो एरिया होगा वो वर्क डन ऑन द गैस नहीं होगा, वो वर्क डन बाई द गैस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बाई द गैस। तो आंसर सिर्फ कौन कौन सा सही हुआ, सेकंड और थर्ड। सो योर आंसर इज सी पार्ट। ठीक, अब ऑन द गैस नहीं होगा, वो क्या होगा, बाई द गैस। प्रेशर वर्सेस डेंसिटी ग्राफ ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन ए फिगर। ये है प्रेशर और ये है डेंसिटी। ठीक, तो एक एक करके आप समझिए। देखिए, ए बी जो प्रोसेस है, ए बी प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है, डेंसिटी कांस्टेंट है। अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो डेंसिटी तो होती है मास अपॉन वॉल्यूम। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इसका मतलब वो प्रोसेस होगी आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में जब वर्क डन, आइसोकोरिक में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो दो प्रोसेस आइसोकोरिक दिख रही हैं, एक तो ए बी है तो ए बी का वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा, और एक सी डी है तो सी डी का वर्क डन भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। ठीक, दो बातें समझ में आई। जरा इससे पहले ऑप्शन मैच करा लेते हैं। द ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, गलत है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव, गलत है। ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज इंक्रीजिंग, तो ए और बी तो गलत हो गए इसमें। अब सी चेक कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस बी सी इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। अब जरा बी सी के बारे में सोचते हैं, बी सी कौन सी प्रोसेस होगी। ठीक, तो बी सी जो एक प्रोसेस है वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो उसकी इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स डेंसिटी। ये तो बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स। तो ये P है, कांस्टेंट K है, और डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये इक्वेशन आ रही है P इंटू वी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू मास करोगे तो वो भी पूरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। तो पी वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। तो ये जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, एक प्रोसेस है BC और एक प्रोसेस है DA, ये दोनों आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस हैं। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट में इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती है, इसका मतलब सी भी गलत हो गया। तो सही कौन सा है इसमें, नन ऑफ दिस, कोई भी सही नहीं है। सो योर आंसर इज डी पार्ट।
ए रेफ्रिजरेटर हुज कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा इज 4, बीटा आपको दिया है 4, ठीक। एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द कूलिंग कंपार्टमेंट एट ए रेट ऑफ 400 जूल पर साइकिल, एक साइकिल में कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर देता है, तो डेल्टा क्यू दिया है आपको, पर साइकिल 400 जूल जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है, लोअर टेम्परेचर से कूलिंग कंपार्टमेंट से 400 जूल पर साइकिल हीट एब्जॉर्ब एक्सट्रैक्ट कर रहा है। हाउ मच वर्क डन बाय द साइकिल इज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर, इस रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो डिफाइंड ही ऐसे है, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट करी उसने पर यूनिट वर्क डन बाय द कंप्रेसर। तो ये हो गया 4, कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, 400 जूल एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो वर्क डन बाय द रेफ्रिजरेटर, वर्क डन बाय द कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक मोटर जो होगी कंप्रेसर होगी कितना वर्क करेगी, तो वो आ जाएगा 100 जूल पर साइकिल। सो योर आंसर इज ए पार्ट। वन मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक गैस इज कैरिड अलोंग द प्रोसेस ए बी सी डी ई ए से बी कहाँ है, बी, ए से बी ये हुआ, बी से सी ये हुआ, थोड़ा एरो बना लेते हैं, ए से बी से सी से ए होते हुए डी, और डी से ई, और ई से वापस ए, ठीक। ये आपकी प्रोसेस दी है। फाइंड द नेट वर्क डन, नेट वर्क डन पूछ रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम का आपको ग्राफ दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ही आसान है। इसमें ढंग से देखो तो पूरी प्रोसेस में 2 लूप बन गए, एक साइक्लिक प्रोसेस ये बन गई, ए से बी से सी वापस ए, और दूसरी साइकिल प्रोसेस ए से डी से ई से वापस है। अब इसमें बात इंपॉर्टेंट ये है कि एक साइकिल तो इसमें क्लॉकवाइज बन रही है और एक साइकिल इसमें एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, दोनों का एरिया सेम है, एक साइकिल क्लॉकवाइज है, एक साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। एक साइकिल में क्या मतलब है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, और एक साइकिल का मतलब है वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। सो योर आंसर इज डी पार्ट। The PV diagram of 2 gram of helium, 2 gram of helium for a certain process, 2 ग्राम का मतलब हाफ मोल हीलियम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल जो है हाफ मोल, जरूरत पड़ेगी नहीं उसकी, लेकिन हाफ मोल जो है वो हीलियम है। और ए से बी हम जा रहे हैं, ए एक्चुअली ये गलत लिख गया, ए यहाँ नहीं होगा, ए यहाँ होगा, ए से बी ये प्रोसेस है। व्हाट इज द हीट गिवन टू द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस ए बी प्रोसेस में कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, नेट हीट गिवन मिल जाएगी आपको। तो वर्क डन सबसे पहले निकालेंगे, तो वर्क डन हो जाएगा इसका एरिया अंडर कर्व, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो वो है पी नॉट प्लस 2p0 मतलब 3p0 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द साइड, तो वो है v0, तो ये तो आ गया वर्क डन 3p0 v0 बाई 2। दूसरा हम निकालेंगे इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ होगा, तो एक चीज समझना, अगर ए पॉइंट का टेम्परेचर मैंने ऐसे ही मान लिया T0, आंसर T0 में नहीं है, मैंने ऐसे ही मान लिया T0, तो बी पॉइंट का टेम्परेचर क्या 4T0 हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि ए पे प्रेशर P0 V0 है, और बी पॉइंट का प्रेशर है आपका 2p0 और वॉल्यूम है 2v0, तो P0 2p0 2v0 जब आप प्रोडक्ट करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, PV इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन जब आप लगाओगे P इंटू वी इक्वल टू एनआरटी, तो प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो जा रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर आपका 4 गुना हो गया होगा। तो यहाँ टेम्परेचर T0 है, तो यहाँ टेम्परेचर कितना होगा 4T0, ठीक। तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा, एन सी वी, मोनो एटॉमिक गैस है तो ये होगा 3r/2 इंटू T0, 4T0 माइनस T0 एंड दैट इज 3T0, तो ये आपका आ गया 3/2 टाइम्स nRT0। अब इस nRT0 को हम लिख सकते हैं P0 V0, ए स्टेट से, ए स्टेट की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो प्रेशर P0 वॉल्यूम V0 और टेम्परेचर हमने क्या माना था वहाँ T0, तो P0 V0 इज इक्वल टू nRT0, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी आ गया 3/2 P0 V0। तो ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है वर्क डन बाय द गैस, तो हीट सप्लाई कितनी करनी पड़ेगी आपको, दोनों को सम कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3P0 V0, इतनी हीट सप्लाई आपको करनी पड़ेगी। सो योर आंसर इज सी पार्ट। एक गैस अंडरगोज ए टू बी थ्रू 3 डिफरेंट प्रोसेसेस, ए से हम बी जा रहे हैं 3 अलग अलग प्रोसेस से, तो एक प्रोसेस 1 है, एक प्रोसेस 2 है और एक प्रोसेस 3 है, ठीक। द हीट सप्लाई टू द गैस इज डेल्टा Q1 Q2 और Q3, ठीक है, हीट सप्लाइड Q1 Q2 और Q3 आपको दी हुई है। अब इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सी हीट ज़्यादा होगी कौन सी हीट कम होगी, वो सारी चीज़ें आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो तीनों प्रोसेस की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, इसका मतलब तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम होगा, पहली बात समझ में आई आपको। तो हीट सप्लाइड का पूरी की पूरी जिम्मेदारी किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी, ये आ जाएगी आपकी वर्क डन पे, जिसमें वर्क डन ज़्यादा हो गया
जिसमें वर्क डन ज़्यादा हो गया उसी में हीट सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, अब जरा समझते हैं वर्क डन। ठीक, एक एक करके समझते हैं। W1 के बारे में समझते हैं। तो W1 जो है वो गैस पहले कंप्रेस हुई है और फिर एक्सपेंड हुई है। कंप्रेशन के दौरान इतना निगेटिव वर्क डन हो गया होगा और फिर जब एक्सपेंशन हुआ होगा तो इतना ये पॉजिटिव वर्क डन हो गया होगा। तो ओवरऑल वर्क डन इसमें कैसा होगा? पॉजिटिव। तो W1 जो आएगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक, W2 समझो। W2 क्या होगा? तो W2 जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, उसमें वॉल्यूम में चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसका वर्क डन क्या होगा? 0। अब W3 में वर्क डन समझिए जरा। तो सबसे पहली बात है, पहला यहां से यहां तक तो गैस एक्सपेंड कर रही है, तो एक्सपेंशन का वर्क डन, इतना वर्क डन पॉजिटिव रहेगा। ठीक, इतना वर्क डन क्या रहेगा? ये पॉजिटिव। और उसके बाद फिर ये वापस जाने में 3 से ये सॉरी इस पॉइंट से वापस जाने में अभी गैस कंप्रेस हो रही, तो इतना वर्क डन होगा निगेटिव। तो ओवरऑल इसमें निगेटिव वर्क डन ज़्यादा है, तो नेट वर्क डन इसका कैसा होगा? निगेटिव। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब जिसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा उसमें हीट ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या आंसर बनेगा? Q1 सबसे बड़ा होगा, उसके बाद होगा Q2 और सबसे कम होगा Q3। ठीक, सो योर आंसर इज सी पार्ट। A perfect goes from state A to another state B by absorbing 8 into 10 to the power 5 joule of heat and doing 6.5 into 10 to the power 5 joule of work by the gas। ठीक, एक स्टेट A से एक स्टेट B जा रहे हैं। ये स्टेट A है, ये स्टेट B है, A से B जा रहे हैं। ठीक, कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है? वो आपको हीट दी हुई है। कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है? तो वो है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। कितना वर्क किया? वर्क डन बाई द गैस है, ऑन द गैस नहीं है, बाई द गैस है। 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, वही बाई द गैस ही हमको चाहिए होता है। ठीक, अब कह रहे हैं नाउ इट इज नाउ ट्रांसफर्ड बिटवीन द सेम टू स्टेट इन अनदर प्रोसेस इन विच, अब यही हम ए से बी जा रहे हैं किसी दूसरी स्टेट से, जिसमें कितनी हीट एब्जॉर्ब करिए? क्यू डैश कह देता हूं मैं, तो वो 10 टू द पावर 5 जूल हीट एब्जॉर्ब करिए। और उसमें पूछ रहे हैं सेकंड प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा। तो आप स्टेट ए से स्टेट बी जा रहे हो, तो दोनों केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो सेम ही होगा, चाहे आप ऊपर वाली प्रोसेस से जाओ या नीचे वाली प्रोसेस से जाओ। इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर सेम है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा? सेम। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो होता है Q माइनस डब्ल्यू। तो ये बनेगा आपका Q माइनस डब्ल्यू और ये बनेगा Q डैश माइनस डब्ल्यू डैश। हमें डब्ल्यू डैश निकालना है। सारी वैल्यू डालते हैं, तो ये है 8 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 6.5 इंटू 10 टू द पावर 5। Q डैश था 10 टू द पावर 5 और W डैश आपको निकालना है। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 माइनस डब्ल्यू डैश। तो ये डब्ल्यू डैश जो आया वो आएगा माइनस टाइम्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो वर्क डन बाई द गैस इन द सेकेंड प्रोसेस इज माइनस टाइम्स 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 जूल। ठीक, बात क्लियर? ठीक है, तो ये है वर्क डन बाई द गैस। अब ढंग से समझना, ये क्या था? वर्क डन बाई द गैस। हमारे फॉर्मूले में बाई द गैस ही आता है। अगर ये पूछा होता वर्क डन ऑन द गैस कितना होगा, तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा? एक माइनस। तो वर्क डन ऑन द गैस हो जाएगा प्लस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। अब हम मैच कर लेते हैं, कौन सा आंसर मैच करेगा। फर्स्ट कह रहे हैं वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव है, गलत। वर्क डन ऑन द गैस तो पॉजिटिव है। वर्क डन बाई द गैस पॉजिटिव है, ये भी गलत। वर्क डन बाई द गैस कैसा है? आपका निगेटिव है। तो इन दोनों ही आंसर आपके गलत हैं। ठीक, बाकी ऑप्शन तो वर्क डन ऑन द गैस और वर्क डन बाई द गैस, उसमें तो वैल्यू ही अलग अलग है, तो इसमें कोई भी आंसर नहीं है। इसका आंसर बनेगा ई पार्ट, नन ऑफ दीज। कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। ठीक, कैलकुलेशन एक बार देख लेना ढंग से, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने। 8 माइनस 6.5 करेंगे तो ये 1.5 ही बचेगा, और ये 10 टू द पावर 5 है, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस ही बचेगा। एकदम सब कुछ सही है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? ई पार्ट। Two pistons can move freely inside a horizontal cylinder having two sections of unequal cross section। ठीक है, दो पिस्टन, एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये है। ये ट्यूब है, पाइप है, एक पाइप यहाँ पे, ये जो पाइप है ये हायर क्रॉस सेक्शन का है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, और ये जो पाइप है नैरो पाइप है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। और दो पिस्टन है, एक पिस्टन ये है और एक पिस्टन ये है, और इसको हमने कनेक्ट किया है एक लाइट स्ट्रिंग से, इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग से हमने इसको कनेक्ट किया, और इसके यहाँ पे हमने ये गैस भरी हुई है। ठीक, ये समझ में आया आपको? ठीक है,
अब क्या कह रहे हैं, अगर हम सिस्टम को हीट करें तो सिस्टम को हीट करें तो क्या होगा, ढंग से समझिए। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाने को, देखो वॉल्यूम टेम्परेचर अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो गैस एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, ठीक है। एक्सपेंशन की अगर पॉसिबिलिटी होगी तो गैस डेफिनेटली एक्सपेंड कर जाएगी क्योंकि हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए जरा ढंग से डायग्राम को, एक पिस्टन यहाँ है और एक पिस्टन यहाँ है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इस तरह से, और इसके अंदर जो भरी हुई गैस है उसको हम हीट अप कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। तो ये सिस्टम किधर शिफ्ट करेगा, सिस्टम उधर शिफ्ट करेगा जहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा हो। अब अगर मैं ये कहूँ कि सिस्टम जो है इस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एक्स इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से एक्स इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम का गेन होगा, बिल्कुल ठीक है, बट उससे कहीं ज़्यादा यहाँ वॉल्यूम का लॉस हो जाएगा, तो ओवरऑल वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो सिस्टम राइट साइड में शिफ्ट नहीं करेगा। सिस्टम कहाँ शिफ्ट करेगा, सिस्टम शिफ्ट करेगा आपका लेफ्ट साइड में, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर एक्स यहाँ शिफ्ट हुआ तो लेफ्ट साइड में यहाँ भी एक्स शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ से वॉल्यूम कम हो रहा है, बट यहाँ जो वॉल्यूम का गेन होगा वो कहीं ज़्यादा होगा, सो ओवरऑल वॉल्यूम विल इंक्रीज। तो ये जो सिस्टम है, ये जो पिस्टन है, ये किधर मूव करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। सो योर आंसर इज ए पार्ट।